बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस ब्लॉग की पहली स्टोरी शाहिद आफरीदी साहब, हमारे साबिका क्रिकेटर और स्टार क्रिकेटर और मद्दे मुकाबिल इमरान रियाज खान साहब। वी ऑल नो दैट कि एक बैकग्राउंड है कि शाहिद आफरीदी साहब ने इमरान खान साहब के बारे में कुछ कहा। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया के एक्टिविस्ट जो हैं, उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट किया शाहिद आफरीदी साहब का। वो सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली अपडेट हो गया। उसके बाद उनकी एक वीडियो भी आ गई, लेकिन कहानी वहां पर रुकी नहीं है। उसी सारे मामले के अंदर कंट्रीब्यूट किया थोड़ा सा इमरान रियाज खान साहब ने, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने थोड़ा सा उसके अंदर इनपुट दिया अपना। वो इनपुट एक ट्वीट की शक्ल में और एक व्लॉग की शक्ल में दिया, और उसके ऊपर रिटालिएट करते हुए शाहिद अफरीदी साहब ने ट्रॉल का लकब दे दिया एक इतने सीनियर सहाफ़ी को, कि जिसकी इतनी कुर्बानियां हैं, जिसने इतना कुछ किया है फील्ड में अपनी, उनको स्ट्रेट अप ट्रॉल का लकब दे दिया शाहिद खान अफरीदी साहब ने। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं इस सारी स्टोरी का। इमरान रियाज खान साहब ने लिखा था, शाहिद अफरीदी को कौम ने सर आंखों पर बिठाया, मगर उन्होंने मुल्क लूटने वालों से लेकर मैंडेट चोरी करने वालों को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, वो पहले भी कर चुके हैं अफरीदी साहब। लोगों ने बर्दाश्त किया, मगर जब अपनी मकबूलियत की धुन में मगन शाहिद खान अफरीदी ने पाकिस्तान के सबसे बड़े अवामी लीडर पर खुलकर तनकीद करना शुरू की, तो लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी की तरह उनसे कमतर और उनसे बेहतर बहुत से स्टार्स मौजूद हैं, जो आज भी मुख्तलिफ अंदाज में खुद को अवाम से जोड़े हुए हैं। उन सब की भी अपनी अपनी सियासी सोच है, मगर उनमें से किसी ने भी अवाम की दिल आज़ारी नहीं की। और फर्दर इमरान साहब लिखते हैं कि बज़ाहिर लग रहा है कि शाहिद अफरीदी साहब किसी ओहदे, सरकारी ओहदे के ऊपर नजरें जमाए हुए हैं, और यही सारी कहानी है। इसके ऊपर शाहिद अफरीदी साहब ने रिटेलिएट किया। उन्होंने क्या लिखा वो थोड़ा बिलो द बेल्ट था, मैं उसकी जानिब भी आता हूँ, लेकिन दो तीन मिसालें आपको पहले दे दूं कि जब आप इस तरह की पॉलिटिक्स या इस तरह की स्टेटमेंट दोगे, जिस तरह की एक मिसाल कासिम अली शाह साहब हैं। जमाल शाह साहब इतने बेहतरीन अदाकार थे, उन्होंने भी जब वो पर्सनल होके इमरान खान साहब के सामने आए, तो वो आज कहाँ खड़े में आपके सामने हैं। कासिम अली शाह साहब यहाँ पर होते थे, अब कासिम अली शाह साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं। मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है शाहजी से। लेकिन शाहजी ने एक ओहदे के पीछे अपने करियर के साथ क्या किया, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बाद में आप क्लैरिफिकेशन देते रहिए, आप देते रहिए। एक चीज का सिर्फ ख्याल रखा करें कि वाकई में इमरान खान इस टाइम पाकिस्तान का पॉपुलर मोस्ट लीडर है। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा तनासुब जो है अवाम का, आबादी का, वो इमरान खान साहब का चाहने वाला है। जब आप टारगेट करके उनकी दिल आजारी करेंगे, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो लोग खामोश होकर बैठे रहेंगे। जी ठीक है जी, शाहिद खान अफरीदी साहब ने कह दिया, कासिम अली शाह साहब ने कह दिया, जमाल शाह साहब ने कह दिया, तो हम चुप करके सुन लेते हैं। ऐसा नहीं होगा, रिटेलिएशन आएगी, और वही रिटेलिएशन अब आ रही है। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है नहीं होता, वो हम आगे चलेंगे। बहरहाल, इमरान रियाज खान साहब को जवाब क्या दिया शाहिद अफरीदी साहब ने, खुल खुला के अल्फाज लफ्जी जंग थी। लाइक, रीट्वीट, व्यूज वगैरह के चक्कर में सच और झूठ में फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। एक सहाफ़ी और ट्रॉल में यही फ़र्क होता है कि सहाफ़ी तहकीक करता है, बहुतरान बहुतान तराशी तो सबसे आसान काम है। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। इमरान भी मेरे रोल मॉडल थे, जिन्हें देखकर मैंने क्रिकेट शुरू की, वरना मैं क्रिकेटर ना होता। झूठ और प्रोपेगेंडा की वजह से ना मेरा मौक़िफ़ बदलेगा, और ना ही इससे तहरीक इंसाफ या इमरान खान की कोई खिदमत होगी। स्ट्रेट अप ट्रॉल बोल दिया शाहिद अफरीदी साहब ने इमरान रियाज खान साहब को, और बोहतान तराशी का भी कह दिया कि जी आप बोहतान लगा रहे हैं। इसमें बोहतान क्या था, उन्होंने शायद लिखा, एक मेरा भी ये हंच है कि भाईजान, हो सकता है जो आप इतना खुल खुला के खिलाफ जा रहे हैं और इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, हो सकता है आपको भी किसी सरकारी ओहदे की तलाश हो। इसमें सवाल पूछने में तो हमारा तो काम है सवाल पूछना भाई। सो बहरहाल, ये शाहिद अफरीदी साहब ने रिटेलिएट करते हुए जवाब दिया। उसके बाद इमरान साहब ने भी फर्दर एक बड़ा पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स किया उनको। मोहतरम शाहिद अफरीदी साहब, आपकी मजबूरी देखते हुए आप पर तरस आ रहा है। काश आप में जुल्म के खिलाफ बोलने और सच का सामना करने की जुर्रत होती। काश आप झूठे मोटे दुनियावी फायदों के हसूल की बजाय मकाम पर इक्तफा करते कि जिस पर अल्लाह ताला ने आपको अवाम की नज़रों में अता किया। मैं आज भी मायूस नहीं हूँ, उम्मीद है आप एक दिन ज़रूर समझ जाएंगे। बहुत खूबसूरत ट्वीट, बहुत खूबसूरत जवाब, कि हो सकता है आपको छोटे मोटे वक्ती फ़वाद में सब कुछ नज़र आ रहा और आप भूल बैठे हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको पहले ही बहुत इज्जत दी थी, आप वहाँ पर इक्तफा करते तो बेहतर होता। लेकिन थोड़ा आउट ऑफ द वे जाकर अफरीदी साहब ने रिटेलिएट किया है, और आउट ऑफ द वे जाकर, जिसकी सेंस भी नहीं बनती थी, एक इतने सीनियर आदमी को आप ट्रॉल फरमा रहे हैं और अपने ट्रॉल का लकब दिया उनको। बाहर, दैट्स हाउ दिस इज। और ये स्टोरी रिपोर्ट करना ज़रूरी था कि एक सीनियर सहाफ़ी के सामने अफरीदी साहब आके, अब इनकी मकबूलियत का अंदाज़ा यहीं से लगा लीजिए कि इमरान रियाज खान साहब को एक तरफ खड़ा कर दिए किसी भी मार्केट में, और एक तरफ अफरीदी साहब को खड़ा कर दीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन पॉपुलर ज़्यादा है और किसका नैरेटिव, कौन हक सच के साथ खड़ा हुआ है, कौन दूसरी तरफ खड़ा हुआ है। मतलब जिसकी तरफ लोग ज़्यादा हो गए, मैं कहूँगा जनाब वो ठीक थे। मैं तो इसकी ये मिसाल दे दूंगा। बहरहाल,
ये एक रिफ्ट चल रही थी, ये एक नोक-झोंक चल रही थी, मैंने सोचा रिपोर्ट कर दूँ। अच्छा जी, अगली स्टोरी थोड़ी अजीबो-गरीब सा है। उसकी वजह ये कि इस तरह की स्टोरीज़ जो हैं वो जमहूरियत के ऊपर, जमहूरियत के हुस्न के ऊपर सवाल खड़ा करती हैं और ये सवाल कई डेकेड से चले आ रहे हैं, वो आज भी ख़त्म नहीं हुए। मुझे हमेशा लगता है कि हम सफ़र तय कर रहे हैं, बहुत स्लो है लेकिन डेमोक्रेसी क्रॉल कर रही है, बहुत रेंग रही है लेकिन हम आगे की तरफ चल रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की स्टोरी की रिपोर्ट होती है तो फिर मैं होपलेस सा हो जाता हूँ कि नहीं भाई हम आगे चल ही नहीं रहे, हम जहाँ पे खड़े हुए थे हम आज भी वहाँ पे खड़े हैं। नवाब शाह 1 जनाब वो हल्का है जहाँ से हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की साहबजादी, साबिका वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। अब वहाँ पर कल लिस्ट लगी, आरओ ने लिस्ट लगाई जो फाइनल कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उनमें से 11 कैंडिडेट्स जो इनके मद्दे-मुकाबिल थे, तहरीक-ए-इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जो जीएवाईएफ, उन तमाम लोगों को उड़ाकर बाहर मारा गया, लिस्ट से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो गए। 4 लोगों के नॉमिनेशन पेपर इस हल्के में से सिर्फ पास हुए हैं या एक्सेप्ट हुए हैं। एक आसफा साहिबा है और 3 लोग वो हैं जो इनके कवरिंग कैंडिडेट्स हैं और पीपल्स पार्टी के मेंबर्स हैं। ये कहानी का एक बैकग्राउंड है और ये बैकग्राउंड आज से कोई 47 साल पहले का है। लाड़काना से भुट्टो साहब इलेक्शन लड़ रहे थे और भुट्टो साहब को ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे बिला मुकाबला इलेक्शन जीतना है। तो काफ़ी प्रेशराइज़ किया गया जो उम्मीदवार थे उनके मद्दे मुकाबिल, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने कहा जी हम तो इलेक्शन लड़ेंगे। फाइनली भुट्टो साहब के जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार थे, उनको उठा लिया गया था भुट्टो साहब को बिला मुकाबला इलेक्शन जितवाने के लिए। आज उठवाया नहीं गया, लेकिन आज नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं, वो रिजेक्ट करवा दिए गए 11 लोगों के। और इन 11 लोगों में से कोई काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पहले इलेक्शन लड़ते हैं, जो पॉलिटिकल सेटअप को, नॉमिनेशन पेपर्स के इस सारे सेटअप को समझते हैं। ऐसा नहीं था कि वो मेरी तरह स्टूडियो से उठे, उन्होंने कहा जी इलेक्शन लड़ना है, तो हमें पता ही नहीं था। ना उन्होंने किसी वकील से डिस्कस किया है, ना उन्होंने किसी लीगल एक्सपर्ट से डिस्कस किया है कि नॉमिनेशन पेपर कैसे फाइल करने हैं या उन्होंने कोई लूप होल छोड़ दिए हैं। लेकिन उन साहिबों ने 11 के 11 का उड़ाकर परे मारे नॉमिनेशन पेपर्स। अगली स्टोरी जी, इसने थोड़ी देर पहले मेरी अटेंशन ग्रैब की। रिजवान गिलजई साहब हमारे दोस्त हैं, पीटीआई की बीट करते रहे काफ़ी लंबा चौड़ा अरसा, अब पाकिस्तान से बाहर होते हैं, डिजिटल पे बहुत एक्टिव हैं। रिजवान लिखते हैं फवाद चौधरी साहब के बारे में, पाकिस्तान और लीडर से मोहब्बत का ये जज्बा भी काबिल रश्क है। मासूम बच्चियों की जुदाई और जेल की सख्ती कबूल है, लेकिन फवाद चौधरी के ज़मीर को ये गवारा नहीं कि जुल्म लाकानूनियत के निज़ाम का हामी बन जाए या किसी के कहने पर अपने मोहसिन लीडर के ख़िलाफ़ बात करे। बहुत सारे लोग जो फवाद चौधरी साहब को जानते हैं वो बहुत सारी वजूहात भी जानते हैं कि क्यों फवाद बिहाइंड द बाज हैं और फवाद साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या है, या वो किस सियासी जमात के साथ जाएंगे या वो तहरीक इंसाफ के साथ ही रहेंगे, बहुत सारे लोग हम जानते हैं। मैं इसका एक इंसाइडर भी आपको दे देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी 80% से ज़्यादा लोग जो लीडरान हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, नए आए हुए लोगों के अलावा, मरवत साहब जिस तरह रोज स्टेटमेंट देते हैं कि माजी का कोई बंदा नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पुराने जो तमाम लोग हैं जो सियासी वर्कर हैं तहरीक इंसाफ के, सियासी लीडरान हैं, उनको फवाद चौधरी साहब एक्सेप्टेबल है। एक गो हेड मिलना है सिर्फ इमरान खान साहब से और उनको वो भी मेरी इतलात है कि गो हेड मिल जाना है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने काफ़ी पीक काट ली है और जिन सर्कमस्टांसिस में गए हैं वो जेल के अंदर, वो सर्कमस्टांसिस अभी तो रिपोर्ट नहीं हो रहे, एट सम पॉइंट रिपोर्ट होंगे, वजूहात रिपोर्ट होंगी, तो आई थिंक वो बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। इसके ऊपर ईमान ताहिर सादिक साहिबा अटक से तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रहनुमा है, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा सख्त लिखा। उन्होंने रिजवान साहब की ट्वीट के ऊपर लिखा, उन्होंने कहा कि तो क्या हम वो वक्त भूल जाएं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, पार्टी के वर्कर्स पर अरसा हयात तंग किया गया जा रहा था और उन समेत वो तमाम लोग जिन्हें इमरान खान ने फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाया था, अपने इक़्तिदार में ही उनकी नालायकियों को नज़रअंदाज करके बार बार मौक़े दिए थे, कभी एक वजारत तो कभी दूसरी दी गई। इसका बैकग्राउंड है थोड़ा सा, ईमान साहिबा यू नो दैट के परवेज़ इलाही साहब की फैमिली से हैं और परवेज़ इलाही साहब के और फवाद चौधरी साहब के बारे में वो एक टसल रिपोर्ट होती रही है, एक उनका इंटरनल रिफ्ट पार्टी के अंदर से रिपोर्ट होती रही है। मेन एक तो प्रॉब्लम ये भी था कि परवेज़ इलाही साहब नहीं चाहते थे कभी भी कि असम्बलीज डिज़ोल्व की जाए, पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व की जाए, और फवाद चौधरी साहब थे कि जिन्होंने ये मशवरा दिया था। एलिजिडली उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो इमरान खान साहब को प्रेशराइज़ करते थे और इसी के ऊपर परवेज़ इलाही साहब की एक ऑडियो लीक भी आई थी। तो ये एक बैकग्राउंड इसका ये भी हो सकता है, लेकिन मैं इसका जो बनता था कॉन्टेक्स्ट जो बनता था वो कॉन्टेक्स्ट मैंने आपके सामने रख दिया है कि जब भी थोड़ी चीज़ें मैलो डाउन होंगी तो फवाद चौधरी साहब आपको मोस्ट प्रोबेबली तहरीक इंसाफ में वापस या तहरीक इंसाफ के एक्टिव पॉलिटिशियन नज़र आएंगे, ये आपकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, एंड दैट इज़ इन्फॉर्मेशन बेस्ड। ये मेरा तजिया नहीं था, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड था, जो कुछ लोगों से रबते में हूँ उनको एक्सेप्टेबल हैं फवाद साहब को, बट इवेंचुअली डिसीजन मेकिंग तो इमरान खान साहब करेंगे। आगे बढ़िए,
तो एक और स्टेटमेंट जो बहुत सर्कुलेट कर रही है आजकल, और कहानी कैसे है जनाब वाला के राना सनाउल्लाह साहब ने या वो या हम वाली स्टेटमेंट एक दी थी फ़रूख शहबाज वड़ाई साहब के इंटरव्यू में। और वो इंटरव्यू बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ उसके ऊपर, बड़ी तनकीद हुई राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर भी कि आप किस तरह की जमहूरियत है कि आप बर्दाश्त ही नहीं करते कि आपके मद्दे मुकाबिल कोई बंदा। उसमें डिफरेंट एंगल लिए लोगों ने, कोई थ्रेट कहा, किसी ने कहा जी आप बर्दाश्त नहीं करते किसी को, एवरीथिंग। खैर ये इलेक्शन से पहले की स्टेटमेंट थी, तब राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला थे। अब राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शन हारे हुए हैं, असेंबली से बाहर बैठे हुए हैं, कैबिनेट से बाहर बैठे हुए हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कल से परसों से फिर यही बयानियां बनाना स्टार्ट कर दिया है कि जब तक इमरान खान है तब तक मसला हल नहीं हो सकता। और अब तो बड़ी क्लैरिटी के साथ वो आ रहे हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ हिट कर रहे हैं कि जब तक इमरान खान है तब तक हम इस भंवर से नहीं निकल सकते। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जब तक इमरान खान है। इसका मतलब क्या है? मैं इसको कोट नहीं करना चाहता, मैं इसको डिकोड नहीं करना चाहता, मैं इसको खोल के इस जुमले को आपके सामने नहीं रखना चाहता। एक सियासतदान को इस तरह का जुमला कहना जेब देता है कि जब तक इमरान खान है हम जिस भंवर में फंसे में हम उससे नहीं निकल सकते। और भाई 16 महीने लास्ट गवर्नमेंट आप लोगों की थी, आप लोग नहीं परफॉर्म कर सके, आप लोग अपने केसेस माफ़ करवाने आए हुए थे, उसमें इमरान खान का कसूर नहीं है। अगर इमरान खान हैज़ द पॉपुलैरिटी, ही हैज़ द सपोर्ट ऑफ पीपल, उसमें उसका कसूर नहीं है। उससे लोग मोहब्बत करते हैं, लोगों को लगता है कि वो सच्चा लीडर है, वो ठीक राह पे जा रहा है। अपनी राहें आप दुरुस्त कीजिए, अपनी सफ़ें आप दुरुस्त कीजिए, अपना किरदार आप दुरुस्त कीजिए। लोगों को मत मुर्दे इल्ज़ाम ठहराइए कि इमरान खान है तो हम परफॉर्म नहीं कर रहे। इमरान खान ने क्या किया? वो जेल में बैठा हुआ है, कोई जलसा जुलूस धरना कहीं पे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। हाँ, लीगल राइट्स हैं उनके, जो वो अदालतों में जा रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स में जा रहे हैं, वहाँ पर जाना उनका हक है। आप लोगों से एक बंदा जेल में बैठा हुआ भी, आप उससे इतने फ्राइटेंड हैं कि वो जेल में बैठा हुआ है और आप लोग उसके बारे में बाहर बैठे हुए शेयर बनकर रोज़ टीवी के ऊपर स्टेटमेंटें दे देते हो कि जब तक वो है कुछ हम फंस गए, हम ठीक नहीं हो सकते, मामला ठीक नहीं हो सकता। अपनी बात नहीं करेंगे ये लोग, दे वोंट टॉक अबाउट दे ओन सेल्व्स कि हम इतने नाहल थे कि हमें हुकूमत दे दी गई, हमें मुकम्मल सपोर्ट दे दी गई, एक सफ़ा जो है वो करके उसके ऊपर चेपियाँ लगा दी गई कि पाटे भी ना आ जाए, बट इवन देन आप लोग परफॉर्म नहीं कर सके। तो राना साहब दस बदस्ता, आप बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, बहुत सीनियर रह चुके हैं, आप बहुत सीनियर सियासतदान हैं, सोच समझ कर स्टेटमेंट दिया करें कि कितने लोगों को आप हर्ट करते हैं और आप क्या इंप्रेशन देते हैं। कल को अल्लाह ना करे इमरान खान को कुछ हो जाता है तो फिर ये आपकी सारी स्टेटमेंट्स का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? कभी आपने सोचा है? कभी आपने सोचा है इसके ऊपर? आप जैसा सीनियर आदमी इतना नॉन सीरियस हो सकता है, समझ नहीं आती। खैर, और ये अब ये टिक टिक वाली जो है ना, ये टिक टिक वाला जो स्टांस है, ये अब फर्दर पीएमएलएन का चलता रहेगा। थर्ड स्टोरी हाफजाबाद से है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और खुशी भी होती है एट पॉइंट कि मेरा ज़िला है और उसको एक मुनफरिद रिकॉर्ड मिला है हाफजाबाद को। इसकी और इमेजिन कीजिए कि इस ज़िले की सिर्फ एक नेशनल असम्बली की सीट है और राइट नाउ हाफजाबाद में 3 खवातीन एमएनएज़ हैं। जिस हल्के की, जिस ज़िले की सीट ही एक है, वहाँ से 3 एमएनएज़ हों तो कितना मुनफरिद सा रिकॉर्ड है। कहानी कुछ ऐसे है जनाब कि यहाँ पे 8 फरवरी के इलेक्शन में अनीका मेहदी हसन साहिबा और सारा अफजल तारड़ साहिबा, इनके मद्दे मुकाबिल थे, ये एक दूसरे के मुखालिफ थी, इनका मुकाबला हुआ। उसमें तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता अनीका मेहदी हसन साहिबा जीत जाती हैं इलेक्शन। अनीका के वालिद भी एमएनए थे, इनके भाई भी एमएनए थे और साबिका सूबाई वज़ीर थे, इनके चचा भी एक साबिका वज़ीर हैं, रह चुके हैं, वफाकी वज़ीर रह चुके हैं। इनके मद्दे मुकाबिल नून लीग की सारा अफजल तारड़ थी जो इलेक्शन हार गई, वो खुद भी साबिका वफाकी वज़ीर रह चुकी हुई हैं, उनके वालिद भी एमएनए रह चुके हुए हैं, अफजल हुसैन तारड़ साहब। अब अनीका इलेक्शन जीत गई, वो तो इलेक्शन लड़ के आई, उनकी 20-30 हज़ार की लीड थी, वो एमएनए बन गई। उसके बाद मुनीबा इकबाल साहिबा, ये मंडी बहाउद्दीन से बुसाल साहिबान जो हैं, नासिर बुसाल साहब, इमदाद बुसाल साहब, ये वो फैमिली। तो वो भी इमदाद बुसाल साहब एट सम पॉइंट बड़ा करीबी रहकर शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहकर काम किया और बड़े काबिल एतमाद अफसर थे शहबाज शरीफ साहब के। मुनीबा साहिबा की शादी हाफजाबाद हुई है, रसूलपुर ताड़, और वो भी सियासी ख़ानदान है। जो ये जिन साहब की बहू हैं, अल्लाह की रहमत करे, शाहदुल्ला तारड़ साहब, वो दुनिया से चले गए हैं, वो भी एमएनए थे। तो यहाँ पर मुनीबा इकबाल साहिबा को अपने भाइयों की वजह से या अपनी फैमिली की वजह से, बुसाल फैमिली की वजह से मखसूस नशिस्त मिल गई, ये एमएनए बन गई। उसके बाद सारा अफजल तारड़ साहिबा जो इलेक्शन हार गई थी, जब जैकपॉट निकला ये मखसूस नशिस्तों वाला, तो उसके अंदर दोबारा सारा अफजल तारड़ साहिबा को भी मखसूस नशिस्त के ऊपर एमएनए बना दिया गया। अब हाफजाबाद आई थिंक पाकिस्तान का नहीं, मुझे लगता है इस हमारे सारे खत्ते का वाहिद डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ की नेशनल असम्बली की सीट एक है और यहाँ पर एमएनएज 3 हैं और तीनों एमएनएज खवातीन हैं। ये एक मुनफरिद सा टाइटल है हाफजाबाद के पास, ये एजाज़ की बात है कि वहाँ पर खवातीन लीड कर रही हैं इस टाइम पे हर तरफ से।
खैर मखसूस नशिस्तों वाला 2, लेकिन वो नंबर गेम में जब आप जाएंगे ओवरऑल देखेंगे तो सारी की सारी MNA जो 3 की 3 MNA हैं वो ख़वातीन है यहाँ से, और एक नशिस्त के होते हुए। सो ये एक डिफरेंट स्टोरी थी। आई थिंक इसको BBC ने सिर्फ रिपोर्ट किया है, सच और कोई एक्सटेंसिवली इसको रिपोर्ट नहीं किया गया था। सो आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू कि ये एक मुनफरिद स्टोरी थी और बड़ी स्टोरी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फर्दर स्टोरीज शाम के व्लॉग में जो भी इंशाल्लाह डेवलपमेंट्स होंगी वो भी लेके आपके साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।